तरह करता है कि मान लीजिए दो लोग के बीच में कोई विवाद होता है, कोई झगड़ा होता है, तो उसकी एक व्यवस्था देश में सीआरपीसी आईपीसी दी गई, जो बीएनएस हो गई है, उसके तहत एक व्यवस्था दी गई है कि आप अपनी शिकायत पुलिस के पास, शासन के पास लेके जाते हैं। अब जब आपको लगता है कि जब पुलिस के पास जा रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, तो मानवाधिकार वालों का क्या काम? क्योंकि जब किसी व्यक्ति का किसी के साथ होता है तो वो राज्य उसको तय करता है कि उसके साथ क्या करना है। लेकिन राज्य कोई गड़बड़ करता है, राज्य अगर उत्पीड़न करता है, राज्य का मतलब आपका जो भी प्रशासनिक ढांचा है, शासकीय ढांचा है। अब यहाँ पर विवाद हुआ दो लोगों का और पुलिस बोलती है कि इसकी प्राथमिकी एफआईआर दर्ज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये कंपलसरी है कि आप कोई भी पीड़ित आता है तो पुलिस को उसकी एफआईआर दर्ज करनी है। पुलिस का उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं कि मतलब आप लोग को कनेक्ट जल्दी हो जाएगा, नहीं तो आप किसी भी विभाग में चले जाइए। तो जब वहां पर वो व्यक्ति, पुलिस वहां पर अपने कार्य जो उसको शासन ने सौंपे हैं उसका उल्लंघन या दुरुपयोग करता है, उसके बाद मानवाधिकार की एंट्री हो जाती है। अब मानवाधिकार की एंट्री में क्या होता है? अभी तक दो लोगों के विषय में बात थी कि ए और बी के बीच में झगड़ा था। ए के पक्ष में पुलिस थी और बी के खिलाफ वो न्याय नहीं कर रही थी, तो ए का तो साथ दे दिया और बी का उत्पीड़न हो गया। मानवाधिकार की जैसे एंट्री होती है तो झगड़ा तो ए बी का तो है, लेकिन इसके साथ साथ वो प्रशासकीय और शासकीय अधिकारी भी ए के साथ जुड़ जाता है। मानवाधिकार में उसको सह अभियुक्त बनाया जाता है, को अक्यूज्ड हो जाता है, फिर वो पुलिस अधिकारी नहीं रहता है। जब मानवाधिकार न्यायालय बुलाता है तो उन दो पक्षों को तो बुलाता है, लेकिन वो शासन से जुड़े व्यक्ति को सह अभियुक्त के रूप में बुलाता है। अभी तक क्या होता है, पुलिस के पास, पुलिस को कोर्ट अगर बुलाती है तो वो अपने रोज नामचे में और गश्ती रजिस्टर में दर्ज करता है कि आज कोर्ट की प्रोसीडिंग है और हमको फला फला केस में जाना है, तो वो ड्यूटी भी करता है, सरकारी तेल से गाड़ी से न्यायालय भी जाता है और तनख्वाह भी मिलती है। इसमें क्या होता है कि उस अधिकारी को या उस कर्मचारी को अपना एक अधिवक्ता रखना पड़ेगा और वो व्यक्तिगत रूप से एज ए पर्सन, कोर्ट उसको एज ए पर्सन करेगा और वो ये बोलती कि आप इसके सहयोगी हो उत्पीड़न करने में। उस समय सरकार खत्म हो जाती है बात, वहां पर वो व्यक्ति आ जाता है। और मान के चलिए कि जब सरकार को फैसला लेना होगा, मान लो वो दोष सिद्ध होता उत्पीड़न का, तो उसमें वो अधिकारी भी सम्मिलित होगा। तो सरकार को अपने ही खिलाफ फैसला देना होता है कि जी हम दोषी हैं। मतलब अगर वो व्यक्ति है, शासकीय कर्मचारी ने कोई अपराध किया तो इसका मतलब सरकार ने किया, तो सरकार अपने ही खिलाफ उसको आदेश करना पड़ता है। इस पॉइंट की वजह से इस एक्ट का न तो विस्तार हुआ न जनता तक आया, क्योंकि उनको पता था कि आज हमारे चाहे राजनेता हो, चाहे हमारे मिनिस्टर्स हो, हमारे शासकीय कर्मचारी हो, उनको पता है कल को कोई व्यवस्था हो जाएगी तो जनता सीधे हमको अभियुक्त बना देगी, हमको सीधे वादी बना लेगी अपने साथ या प्रतिवादी के रूप में खड़ा कर देगी। इस वजह से शायद ये नहीं आया, क्योंकि जो एक्ट हमारा कानून जब बना तो 50 में आपको कानून मिल गया सारी व्यवस्था। 1993 तक इस एक्ट को क्यों नहीं लाया गया? लागू हुआ ये सन 1993 में और इस अधिनियम का नाम है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इस नाम से जाना जाता है। अगर किसी को इसमें कुछ ज़्यादा उसके विषय में जानकारी करनी हो, वैसे जिन लोगों के पास अपने संगठन की मैगजीन होगी इस वर्ष जो छुट्टी है उसमें ये पूरा एक आयोग होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग होंगे, प्रत्येक जनपद में एक मानवाधिकार न्यायालय होगा।
जो इस तरह के मामले हो गए जैसे स्पेशल कोर्ट होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, स्पोर्ट न्यायालय, डकैती न्यायालय, इस तरह के बहुत स्पेशल कोर्ट होते हैं। इसी तरह की स्पेशल कोर्ट है ह्यूमन राइट कोर्ट। और ये आप सब लोगों के लिए, जितने हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनके लिए बड़े गर्व की बात है। और जो भी जुडिशरी से जुड़ा व्यक्ति, एडवोकेसी से जुड़ा व्यक्ति अगर कोई बात करे ह्यूमन राइट्स की, तो आप लोग उसको गर्व से अपना सीना ठोक के बोल सकते हैं कि देश में पहली बार अगर ह्यूमन राइट कोर्ट किसी ने इस्टेब्लिश करवाई, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन ने। ये आप कोई कोर्ट को, कोई भी देश के अधिवक्ता जो भी काम करेगा तो नजीर लगाई जाती है। तो जब भी ह्यूमन राइट कोर्ट के लिए कोई भी वाद दाखिल करेगा तो वो एक लाइन लिखेगा कि भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के रेफरेंस से आप ह्यूमन राइट कोर्ट हैं। आप लोग कार्यकर्ता होने के साथ शायद अपने नाम को शायद उपयोग न करें, लेकिन आपकी कचहरी में एक प्रोफेशनल एडवोकेट जो होगा वो आपके ही नाम से पैसे कमाएगा। ये आप ध्यान रखिए। इसलिए आप लोग को जानना जरूरी है कि जिसको आपने जन्म दिया, जिसका क्रेडिट देश में आपके नाम पे है, लॉ बुक रिपोर्ट में और जो लॉ की बुक्स छपी उसमें आपका नाम, जैसे आप लोगों ने डीके बसु का नाम वेस्ट बंगाल से वहां दिया। मानवाधिकार में अब बात ये होती है कि मानवाधिकार में जब कोर्ट वही है, जज वही है, सीआरपीसी आईपीसी सब धाराएं वही हैं, तो मानवाधिकार में नया मानवाधिकार में फिर क्या मतलब, इसको देश में लाने का मतलब क्या था? ये कानून ला है, ठीक है, सुनवाई के लिए तो ला सकते हैं कि चलिए आपको एक स्पेशल कोर्ट दे दी, लेकिन ह्यूमन राइट एक्ट क्या है? ह्यूमन राइट एक्ट से आप लोग क्या कर सकते हैं? ह्यूमन राइट एक्ट में एक उदाहरण देके आपको बताते हैं। मान लीजिए दो व्यक्तियों में एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी। पीड़ित परिवार थाने गया, थाने के उसमें रिपोर्ट लिखाई, पुलिस ने बिल्कुल तत्परता से उसमें एक्शन लिया और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट तक पेश किया और जज साहब ने भी एक फैसला सुनाया कि इस अपराध के तहत उसको चाहे उम्र कैद, चाहे उसको मृत्यु, कोई भी उसको सजा दी। तो ये तो सामान्य प्रक्रिया है। यहाँ पे मानवाधिकारों का कहीं उल्लंघन तो पाया नहीं गया। आप लोग कहेंगे आप हमें तो मतलब मानवाधिकार मेरे सुरक्षित हो गए। मानवाधिकार के बाद इसमें ये होता है कि जब आपने किसी व्यक्ति को सजा दी, सजा किस बात की? जो उसने अपराध किया, उसने हत्या की तो उस अपराध की सजा दी है। सीआरपीसी आईपीसी में इसी अपराध की तो सजा का प्रावधान है। लेकिन जिसके साथ घटना हुई, जिस परिवार के साथ ये घटना हुई, उसको क्या मिला? यहाँ पर मानवाधिकार लागू होता है। तो जब इसको ह्यूमन राइट कोर्ट सुनता है, उस ह्यूमन राइट कोर्ट में ये डिसाइड होता है, जब एज पर ह्यूमन राइट कोर्ट इस केस को एक्सेप्ट करा जाएगा, तो उसमें क्या होता है कि जज उस दोषी को तो अपराध की सजा दे देंगे और उसके बाद उसके परिवारीजन और उसको ये करेंगे कि क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन, ये है इसका मुख्य। उस व्यक्ति को या उस कर्मचारी को अपने व्यक्तिगत, अगर शासकीय कर्मचारी तो उसके व्यक्तिगत अपने उससे, जैसे कोई घटना हो जाती है, राज्य सरकार ने घोषणा करती है, केंद्र सरकार ने 5 लाख मुआवजा, इतना मुआवजा, वो सरकारी एक सहायता। लेकिन कोई व्यक्तिगत अपराध करता है, उसके निजी खाते से उसकी उगाही होती है, वो कंपनसेशन, उस व्यक्ति की तो पूर्ति नहीं कर सकती है, लेकिन कंपनसेशन निर्धारित किया है। ये हमारा मानवाधिकार में इसको संरक्षित किया जाता है। अच्छा, मानवाधिकार का एक कोर्ट का सबसे अच्छा क्या है? जो लोग हमारे एडवोकेट हैं उनको पता होगा, या आप लोग जब भी किसी अपने वाद को दाखिल करते हैं कोर्ट में, तो आप दरखास्त जब लिखते हैं तो 2 रुपए का आपको शुल्क लगाया जाता है, कोर्ट फीस।
मानवाधिकार ने बोला कि एक प्लेन पेपर में आप लिख के आप दे देते हैं, उसको स्वीकार कर लिया जाता है, उसमें कोर्ट की फीस माफ की गई। दूसरे, अब पीड़ित को उल्लंघन हुआ है, अगर उसको न्याय देने के लिए बैठे हैं कोई, तो सबसे बड़ी बात होती कि वो वकील भी नहीं कर पाएगा। तो जो आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, शासकीय अधिवक्ता जो होता है, वो आपका जब केस एक्सेप्ट हो जाता है ह्यूमन राइट कोर्ट में, तो शासकीय वो जो आपका होता है वो आपका एडवोकेट हो जाता है। अब विषय यहीं पर पेश फंस जाता है। मान लीजिए एक शासकीय कर्मचारी है, तो वो उस अधिवक्ता की जिम्मेदारी हो जाती है कि उस शासकीय कर्मचारी को साबित करना कि ये दोषी है जी। ये है इसका सबसे बड़ा फायदा। और अभी जो उसमें गाइडलाइन हुई है, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में एडीजे फर्स्ट होंगे, डिस्ट्रिक्ट जज के बाद जो सीनियर मोस्ट होंगे वो ह्यूमन राइट कोर्ट होंगे, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हमारे फौजदारी के हैं जो उसमें, वो हमारे ह्यूमन राइट कोर्ट के आपके पीपी होंगे। तो हम लोगों को अभी जिस विषय पे काम कर रहे हैं, अभी संगठन के गठन और संगठन के स्वरूप पे काम हो रहा है। ये काम तो अभी आप लोगों को आगे करना है, और आप लोग जब उसमें काम करेंगे तब आप लोग पीड़ितों को वाकई में न्याय दिला पाएंगे। अभी आप लोग पीड़ितों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं विधिक रूप से। आपके पास आता होगा तो ये व्यक्तिगत रूप से आप संपर्क में प्रशासन से, शासन से मिलकर उसका निराकरण करा, लेकिन जो काम हमें